दोस्तों बीजेपी ने 2019 के अंदर में अपने मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा किया था और अब दोस्तों 2024 के लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं और एक बार फिर से दोस्तों यूसीसी की मांग तेज हो चुकी है। तो आइए दोस्तों आज समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसका एक्चुअल में क्या इतिहास रहा है, इसके आने से किनको लाभ होगा, किनको हानि होगी, क्या भारत में इसको लाना संभव है। आइए इन सब चीज़ों को आज विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो अभी के समय में दोस्तों अलग अलग जो धर्म होते हैं उनके अलग अलग कानून होते हैं। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो शादी विवाह के नियम होते हैं, तलाक के नियम होते हैं, जायदाद वगैरह के नियम होते हैं या फिर बच्चे गोद लेने वगैरह के जो नियम होते हैं वो अलग अलग इंडिया के अंदर में डिजर्व करते हैं। हिंदुओं के अलग नियम होते हैं, मुस्लिमों के अलग नियम होते हैं। जैसे कि हिंदू के अंदर दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 होता है, उसी प्रकार से दोस्तों मुस्लिम लॉ अलग होता है। उसी प्रकार दोस्तों ईसाइयों के लिए अलग अधिनियम होता है, जिसके कारण दोस्तों अलग अलग अधिनियम को अब केवल एक एक्ट में बदलने के लिए दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है। इसका मतलब सेम है दोस्तों कि जो इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉज चलते हैं अलग अलग धर्मों में, उसको दोस्तों केवल एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसको दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर एक समान नागरिक संहिता का नाम दिया जाता है। और ये इंडिया के अंदर में दोस्तों केवल वन नेशन वन लॉ की बात करता है, जो कि दोस्तों हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में समझते हैं। अब दोस्तों अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के थोड़े इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इतिहास में भी दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की गई थी। दोस्तों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय भी इस चीज को लेकर विचार विमर्श किया गया था कि क्या हमें उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए। तो उस समय दोस्तों कुछ लोग इसके समर्थक में थे, कुछ लोग इसके समर्थक में नहीं थे। जैसे 1948 में दोस्तों जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस चीज को लेकर वाद विवाद हो रहा था तो कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि दोस्तों भारत एक विविधता वाला देश है और उस समय अगर दोस्तों इस एक्ट को वहां पर लाया जाता तो काफी सारी चीजें अलग अलग देखने को मिल सकती थी, काफी सारे लोगों में अपोजिशन विरोध वगैरह हो सकता था। इसीलिए दोस्तों आने वाले समय में इसको लागू करने के लिए दोस्तों हमारे संविधान का जो भाग 4 है पार्ट 4 के दोस्तों जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जानते हो, वहां पर दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 44 में कि राज्य को दोस्तों एक समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार है। और ऐसे में दोस्तों ये चीजें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम इस चीजों को देखते हैं तो एक समय आना था जहां पर यह फैसला लिया गया था कि एक समय आकर दोस्तों जब इस चीजों के लेकर सभी चीजें ठीक होगी तो राज्य में दोस्तों जो पार्लियामेंट होगा उसको यह अधिकार होगा कि वो एक समान नागरिक संहिता पर कोई अपना अधिनियम बना सकता है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि इतने दिनों से जब दोस्तों इसकी मांग की जा रही थी तो एक्चुअल में इसको पहले क्यों नहीं लागू किया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है। तो 1985 में दोस्तों जब शाहबानो केस आया था तो उसके अकॉर्डिंग में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर स्टैंड दिया था कि यूसीसी को लाना बहुत ही जल्दी चाहिए। उनका मानना है जो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करता है, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसी पिटीशन भी दायर की जाती है जहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानून बना दे, लेकिन दोस्तों वो इस चीज को खारिज कर देती है क्योंकि ये जो दोस्तों जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में आएगा, ये एक न्यायिक सक्रियता के रूप में आएगा, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि कानून बनाने का अधिकार चूंकि विधायिका का होता है, कार्यपालिका को काम उसको लागू करना होता है। अगर कानून में कोई भी फॉल्ट वगैरह आती है तो उसको देखने का काम न्यायपालिका का होता है, इसलिए कानून उनके हाथ में नहीं है कि वो बना सके, लेकिन कानून बनाने के लिए दोस्तों विधायिका को वो बाध्य कर सकती है। ऐसे में दोस्तों हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करता है। 1985 में दोस्तों सबसे पहली बार शाहबानो के बेगम केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐसा स्टैंड दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअल में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इसके लाने के क्या फायदे हो सकते हैं, किनको इसका नुकसान हो सकता है। आइए दोस्तों इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम फायदे की बात करते हैं तो जनरली दोस्तों इसको अगर लाया जाएगा तो काफी सारे हमें फायदे देखने को मिलेंगे। अभी के अंदर में इंडिया के अंदर दोस्तों अलग अलग जो धर्म होते हैं उसके अलग अलग जो नियम होते हैं। सबसे पहले चीज दोस्तों एक नियम बन जाएगा हर एक चीजों के लिए, चाहे वो शादी विवाह का मामला हो या तलाक का मामला हो, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में जो भार आता है केसेस का वो सबसे पहले कमी होगा। लोगों को आसानी से दोस्तों बेसिकली उनका जो न्याय होता है वो मिल पाएगा इन सब चीजों में। तो सबसे बड़ी चीज तो यही होगी कि दोस्तों अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो एक समान नागरिक संहिता लागू होने जो दोस्तों अलग अलग कानूनों का भार होता है, अलग अलग कानूनों का जो वेटेज हो जाता है जिससे केसेस आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो दोस्तों कहीं ना कहीं कम होगा। दूसरा जो इससे लाभ हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम महिलाएं होते हैं उनके साथ में जो उत्पीड़न वगैरह किया जाता है उससे उनको कहीं ना कहीं छुटकारा हमें देखने को मिलेगा। जो वुमेन इक्वालिटी की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरह का नियम आ जाने से दोस्तों महिलाओं को भी पुरुषों के जैसा सम्मान का अधिकार हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो अधिकार जो कि अभी नहीं मिलते हैं उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड में उसका प्रबंध किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों जब ये सब चीजें होंगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों
अभी के समय में अगर आप देखोगे तो अलग अलग लॉ आपको देखने को मिलते हैं, जिससे अलग अलग समस्याएं भी आपको देखने को मिलती है। इसी कारण से दोस्तों कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम को लेकर जो सांप्रदायिकता हमें देखने को मिलती है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो हो सकता है कि दोस्तों जो हमें नेशनल इंटीग्रिटी और डिग्निटी की जो हम बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोस्तों हमें वृद्धि होते हुए दिखेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग मानते हैं तो ये जो चीज़ होता है दोस्तों, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा हमें फायदा देखने को मिलेगा जब ये आ जाएगा। तो इसके साथ में दोस्तों जो बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो कि दोस्तों वोट बैंकिंग के चलते दोस्तों इन सब चीज़ों को नहीं आने देना चाहते हैं, वर्तमान के वजह से दोस्तों कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है दोस्तों इसका समर्थन करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि दोस्तों इसका अपोज करते हुए हमें दिखती है। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को ये जो अलग अलग लॉज आपको देखने को मिलते हैं, ये एक वोट बैंक हो जाती है जो इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंड हमेशा रहता है कि जो वोट बैंक के लिए अलग अलग धर्मों में ये सब चीज़ें नहीं आने दी जाती है, इसको दोस्तों पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें आ जाती है तो इलेक्शन के लिए जो वोट बैंक बांट दिए जाते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब ये इसको लेकर आया जाएगा तो एक्चुअल में इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स फेसेस करने पड़ सकते हैं। तो जब हम विधि आयोग की रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो दोस्तों हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिससे ऐसा लगता है कि इसको लाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल काम होगा। जब दोस्तों अगर आप इसके पास में देखोगे तो सबसे पहले चीज जो बताई जाती है कि दोस्तों जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जो उनका जो संस्कृति है उनको इसको लाने से कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा। अभी हाल ही के अंदर में दोस्तों जो मिजोरम जहाँ पर दोस्तों कॉनराड संगमा की सरकार है एनडीए के अलायंस में, वहां पर दोस्तों ऐसा बताया गया है कि अभी भी थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने इसका विरोध भी किया है क्योंकि दोस्तों जो बेसिकली पूर्वोत्तर का इलाका है जो पूरी तरह से दोस्तों आदिवासी जनजाति और जातियों का इलाका होता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों केवल हिंदुओं में या फिर मुस्लिमों में शादी विवाह या तलाक के अलग अलग नियम होते हैं, उनकी भी दोस्तों अपनी संस्कृति होती है। और अगर इसको लाया जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि उनकी संस्कृतियों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। तो वहां पर भी दोस्तों इसके बड़े मात्रा में हमें विरोध देखने को मिल सकता है। जब इसको लाया जाएगा तो हो सकता है कि दोस्तों जो पूर्वोत्तर के हमें SC ST होते हैं वो इसका विरोध करते हुए हमें देखे जाएंगे। दूसरी जो चीज बताई जाती है दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका आर्टिकल 25 में सभी लोगों को दोस्तों धर्म को आवाज से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है। ऐसे में दोस्तों अगर ये कानून लेकर आया जाता है तो हो सकता है कि किसी विशेष धर्म को जो मानने के अधिकार है उसमें कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। तो ये भी कुछ लोगों का तर्क दिया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर इसको लाया जाता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 25 जो होगा दोस्तों उसका हमें उल्लंघन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों कई बार ये भी तर्क दिया जाता है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट होता है बेसिकली बहुत ही पहले से चला आता है। कई जगह दोस्तों ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोग परिवार में कमाते हैं और बहुत सारे लोग दोस्तों एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिसके कारण दोस्तों उनका जो टैक्सेशन होता है उनमें उनकी कमी देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट चला आ रहा है बहुत ही पहले से, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा। तो आने वाले समय में ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इसको लाया जाता है तो कहीं ना कहीं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कंसेप्ट है उसमें कोई बुरी तरह का प्रभाव ना पड़े। दोस्तों इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि जब दोस्तों इसको लेकर आया जाएगा तो जो इसे दक्षिण भारत के अंदर में जो उनका अलग शादी विवाह का नियम है, जो वे कजन्स वगैरह से शादी विवाह कर सकते हैं, अपने भाई बहन को लेकर भी शादी विवाह कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन साउथ इंडिया में उनके अलग नियम होते हैं विवाह वगैरह के, उसमें भी उनको प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने के बाद जो है उन सब चीज़ों का अलग प्रबंध कर दिया जाएगा। तो ऐसा बताया जाता है कि दोस्तों जो साउथ इंडिया का जो पूरा कल्चर है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो ये कुछ तर्क दिए जाते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड से, जिसको लाने के बाद दोस्तों काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी की अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि दोस्तों बीजेपी इसको लाना चाहते हैं। दोस्तों उन्होंने 2019 के मैनिफेस्टो में वादा किया हुआ था जनता से, और 2024 को दोस्तों इलेक्शंस आने वाले हैं। वर्तमान के वजह से तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है दोस्तों इसका समर्थन करती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि दोस्तों इसका अपोज करते हुए हमें दिखती है। अब दोस्तों ये जो है ऐसा चांसेस लगाया जा रहा है कि जब मानसून सत्र होगा संसद के अंतर में तो हो सकता है कि इस एक्ट को फिर से एक बार प्रस्तुत किया जाए, इस बिल को एक बार फिर से प्रस्तुत किया जाए, और हो सकता है कि दोस्तों बड़े मात्रा में इसका प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। अब चांसेस बहुत सारी चीजें हैं कि दोस्तों अभी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम लगता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों इसके बहुत सारे एडवांटेजेस तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों भारत एक अपने आप में दोस्तों यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में विविधता आपको देखने को मिलती है। हर धर्मों में अलग अलग चीजें चली आ रही है प्राचीन काल से, और उनको एक साथ में लाकर एक कर देना दोस्तों, वन नेशन वन लॉ का जो कंसेप्ट होगा वो कितना आने वाले समय में सफल होते हुए दिखेगा, ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपका क्या मानना है इन सब चीजों को लेकर? क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से कुछ एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, वो हमें नीचे कमेंट के बताइएगा। वैसे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और जैसा कि हम हमारे वीडियो के एंड में हमेशा कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि पुरुष महिलाओं के साथ और महिलाएं पुरुष के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से